आज हमने जो सा टॉपिक पढ़ना है वो है स्पीच एंड लैंग्वेज, और इसके अलावा ये देखेंगे कि पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं और नेक्स्ट कौन से इम्पोर्टेंट है। स्पीच और लैंग्वेज दोनों डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, दोनों के कंपोनेंट्स भी आगे सब कंपोनेंट्स डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इनके मतलब भी डिफरेंट है। एक तो इंटरव्यू के लिहाज से भी इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है कि स्पीच और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए आप लोग को इसकी एक एक डेफिनेशन लाजमी प्रिपेयर करनी चाहिए ताकि आप लोग बता सकें कि स्पीच और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों की सेपरेट हम लोग डेफिनेशंस वगैरह पढ़ते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस भी देखते हैं। स्पीच का मतलब होता है आपकी एबिलिटी, एक सलाहियत, एबिलिटी टू टॉक, बोलने की सलाहियत। ये एक तरह का फिजिकल एक्ट होता है जिसमें हम लोग अपने मुंह का, अपनी ज़ुबान का, अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने मुंह से आवाज़ें निकालते हैं ताकि हम लफ्ज़ बना सकें। अब स्पीच और लैंग्वेज में डिफरेंस भी होता है, ये भी देखते हैं। पहले स्पीच को पढ़ लेते हैं सेपरेट, फिर लैंग्वेज को सेपरेट पढ़ लेंगे, फिर डिफरेंस देखते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का फिजिकल एक्ट है, इसमें कोई हमारी यूज़ नहीं हो रही कि ब्रेन की एबिलिटी। जो लैंग्वेज होती है ना वो प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए की जाती है। ये फिजिकल एक्ट है जिसमें हमारी बॉडी के फिजिकल पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, इसके ज़रिए से हम लोग आवाज़ें निकालते हैं। आप कोई भी बामायनी आवाज़ निकालें, बेमायनी आवाज़, वो सारी स्पीच होती हैं। लेकिन जब हम लोग कोई स्पेसिफिक बामानी लफ्ज़ निकालते हैं, जैसे बात करते हैं, तो वो लैंग्वेज होती है। जैसे एक बच्चा है, बचपन में जब वो छोटा होता है तो वो आवाज़ें निकालता है जिनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, ऊ आ ई, लेट्स पॉज ना, तो वो होती है उसकी स्पीच। स्पीच एक ऐसा एक्ट है, ऐसी चीज़ें, ऐसी आवाज़ें जो मुंह से निकालनी है, उनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब उन्हीं आवाज़ों से वो लफ्ज़ बनाना शुरू कर देता है और बामानी, जिनके मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, और फिर प्रॉपर कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है, तो उस चीज़ को हम लैंग्वेज कहते हैं। तो स्पीच की डेफिनेशन यही है कि द एबिलिटी टू टॉक, बोलने की सलाहियत के एक फिजिकल एक्ट है जिसमें हम लोग के मसल्स की कोऑर्डिनेशन आती है, उसमें हमारा वोकल ट्रैक्ट आता है। हमारा जो वोकल ट्रैक, अभी इसके पढ़ेंगे भी सही ना, हम लोग बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं, तो पूरे रास्ते में हमारे कौन कौन से रास्ता यूज़ होता है। हमारा गला, हमारी ज़ुबान, हमारे लिप्स, हमारे दांत, जबड़े, ये यूज़ होते हैं। ये सारा आपका वोकल ट्रैक है, वो रास्ता जहाँ से आवाज़ बनती है। ये तमाम चीज़ें आती हैं और ये फिजिकल एक्ट है, ये सब मिलके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और आवाज़ें निकालने में हमारी हेल्प करती हैं। उन आवाज़ों के निकालने के बाद हम लोग जाके वर्ड्स बनाना सीखते हैं। तो सिंपल कि स्पीच का मतलब एक आपकी फिजिकल एबिलिटी है या एक स्किल है जिससे हम लोग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, आवाज़ को निकालते हैं। इट इज़ द ओरल एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज। अब ये ओरल एक्सप्रेशन है, सिर्फ एक आवाज़ हमने निकाली। लैंग्वेज का ओरल एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जो बोल के आपने लैंग्वेज को एक्सप्रेस किया उसको कहते हैं ओरल एक्सप्रेशन। एक ओरल होता है और एक रिटन होता है। ओरल जो हम मुंह से बोलते हैं, रिटन जो हम हाथों से लिखते हैं। तो स्पीच एक ओरल एक्सप्रेशन है। और स्पीच के एलिमेंट्स में आर्टिकुलेशन के एलिमेंट्स होते हैं कि साउंड कैसे बनती है। आर्टिकुलेशन हम लोग कहते हैं अल्फाज को का जो तलफ़ुज़ होता है उसको साफ तौर पे कहना। उसके अलावा इसमें फ्लुएंसी आती है, रिदम, स्पीच की आवाज़ ऊंची नीची कितनी होती है, और वॉइस आती है, वोकल फोल्ड का यूज़। तो स्पीच के अंदर कुछ मैंने चीज़ें बताई जो इसमें आती हैं। इसमें क्या चीज़ें आती हैं, एक तो आर्टिकुलेशन आती है। आर्टिकुलेशन का सिंपल मतलब ये है जो तलफ़ुज़ होता है, हमारे अल्फाज की अदायगी कैसी है, कि क्या हम अपनी आवाज़ों को साफ़ और ठीक तरह से निकाल रहे हैं, क्लियर, और एक करेक्ट प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है उसको आर्टिकुलेशन कहते हैं। अभी कुछ फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए ना, कि आर्टिकुलेशन क्या है, कि हम लोग आवाज़ कैसे निकाल रहे हैं, आवाज़ की अदायगी कैसे हो रही है। हम अपनी ज़ुबान को, अपने लिप्स को, अपने टीथ को, अपना जो पैलेट है, जो तालू होता है, उसका इस्तेमाल करके किस तरह की साउंड निकाल रहे हैं। हम आर की आवाज़ कैसे, एस, ए, बी, टी, के, ये आवाज़ें निकालने के लिए हमारी जो चीज़ें यूज़ होती हैं, अगर हम उनकी साफ़ आवाज़ निकाल रहे हैं तो वो आपकी आर्टिकुलेशन होती है। फिर फ्लुएंसी होती है कि आपकी रिदम कितना है, आपकी रवानी कितनी है, आपका बोलने का फ़्लो कितना है, आप कितना स्मूथ बोल रहे हैं। कोई शख्स आराम से बात कर रहा है, कोई तेज़ कर रहा है, कोई बिना अटके कर रहा है,
तो उसका मतलब ये है कि उसकी स्पीच जो है वो फ्लुएंट है। लेकिन अगर वहीं पे कोई बंदा अटक अटक के बात कर रहा है, जो रुक रुक के बात कर रहा है, या उससे ब्रेक लग नहीं रही, या कोई लफ्ज़ बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि वो नॉन फ्लुएंट है। और उसके अलावा वॉइस कि आपकी आवाज़ कैसी है, आवाज़ की क्वालिटी कैसी है, कि आवाज़ आपकी अकॉस्टिक क्वालिटी की है, कि आप जो आवाज़ जो हमारी लिरिक्स जो हमारे वोकल कॉर्ड्स या जो वॉइस कॉर्ड है वहाँ से आवाज़ पैदा होती है ना, आपको पता होना चाहिए कि हमारे गले में जो जगह है जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं, या आपका अगर यहाँ पे माउथ है तो उसके आगे इधर गले की जगह जहाँ पे आपके वोकल कॉर्ड लगे हुए हैं, तो ये जिस जगह पे होती है उस जगह को हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। तो लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं, तो फिर आपकी आवाज़ की प्रोडक्शन होती है। अभी हम आज के लेक्चर में ही स्पीच का मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कि आवाज़ कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है। तो ये हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। स्पीच के बारे में पढ़ा कि स्पीच एक फिजिकल एक्ट है जिसके अंदर हमारे मुंह के जो कंपोनेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हमारी एक फिजिकल स्किल है जिससे हम लोग आवाज़ों को निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं आवाज़ें निकालने के लिए। आर्टिकुलेशन मैंने बताया कि वो तलफ़ुज़ होता है, फ्लुएंसी, स्पीड, स्मूथनेस कितनी है और वॉइस आपकी कैसी है, ये तमाम चीज़ें स्पीच के अंदर आती हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। लैंग्वेज का मतलब है कि आपकी ज़ुबान, आपका बोलने स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन का सिस्टम, कि हम लोग जब मीनिंगफुल अल्फाज अपने मुंह से निकालें जिनका कोई मतलब हो और अगले को हमारे अल्फाज की समझ आए और अगला हमें जवाब देता है, जो कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन फिर हम करते हैं, तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस को लैंग्वेज कहा जाता है। ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है कम्युनिकेशन का। इसमें रूल्स आएंगे, वोकैबुलरी होगी, आपका अल्फाज का जो ज़ख़ीरा होता है ना, एक पूरे की पूरे वर्ड्स आपके ब्रेन में हैं जिनका कोई मतलब होगा और उनको आपने आगे कन्वे करना है, उनको इस्तेमाल करना है अपनी बात को अगले पर्सन तक समझाने के लिए। हाँ, स्पीच हमने पढ़ी थी कि वो सिर्फ आपकी ओरल है, सिर्फ बोलने तक महदूद है, लेकिन लैंग्वेज जो है ये सिर्फ बोलने तक महदूद नहीं होती। इसमें आपके लिखने भी, राइटिंग भी आती है, इसमें आपकी जो सिंगिंग, आपकी जो सोचने की सलाहियत, थिंकिंग वगैरह, ये तमाम चीज़ें आती हैं। इसकी वेरियस फॉर्म्स में एक्सप्रेस होती है। इसमें स्पोकन वर्ड्स भी आते हैं, रिटन वर्ड्स, साइन लैंग्वेज, इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो लैंग्वेज क्या है? एक आपकी ज़ुबान जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है कम्युनिकेशन का, उसको हम लैंग्वेज कहेंगे। ये आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर के ऊपर कंसिस्ट कर रही होगी। इसमें रूल्स होंगे, सैम्बल्स होंगे जिनको आप प्रॉपर बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे भी एक डेफिनेशन लिखी है, इसमें अंडरस्टैंडिंग आती है वर्ड्स का, सेंटेंसेस को, ग्रामर को अंडरस्टैंड करना, उनको फिर यूज़ करना अपनी थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए और अगले की फीलिंग को कंप्रीहेंड करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें लैंग्वेज के अंदर आती हैं कि एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें ग्रामर और वोकैबुलरी आती है। पीपीएससी के एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं। स्पीच की डेफिनेशन आती है, लैंग्वेज की डेफिनेशन आती है कि ग्रामर एंड वोकैबुलरी किसके कंपोनेंट्स है, लैंग्वेज के। और इसमें ग्रामर भी होती है, वोकैबुलरी भी होती है, जिससे हम अपने जो थॉट्स हैं या हमारी फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, उनका इजहार करते हैं। अब हम बोल के भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज इशारों से भी कर सकते हो। तो वो तमाम चीज़ें आपकी लैंग्वेज में आता है। नेक्स्ट आता है दोनों का डिफरेंस, स्पीच और लैंग्वेज दोनों का डिफरेंस। स्पीच एक मोटर स्किल है, इसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप लोग मसल्स की मूवमेंट के ज़रिए से आवाज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक फिजिकल फिनोमेना होता है। लैंग्वेज कोग्निटिव स्किल है, इसमें पूरी की पूरी आपकी मेंटल एबिलिटीज़, आपकी वोकैबुलरी आनी है कि आप अपनी बात को अगले को कैसे समझा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, अपनी सोचें अगले को कैसे समझा रहे हैं और अगले की बात को किस तरह से आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी स्किल है। तो लैंग्वेज एक स्किल होती है। किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की इंग्लिश बुरी है, तो इट्स अ स्किल। लैंग्वेज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे हमारा होता है रंग वगैरह के, कोई पैदाइशी क्वालिटी नहीं है, ये एक स्किल है, किसी की अच्छी है, किसी की बुरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोकस पॉइंट। स्पीच जो है ये वॉइस को प्रोड्यूस करने के ऊपर सिर्फ फोकस कर रही है, सिर्फ आवाज़ निकालने के ऊपर। आप ओ आ बा वी वो कुछ भी बोलें, बस बोल रहे हैं, वो आप में स्पीच है। एक बच्चे को हम कहते हैं कि वो स्पीच है उसकी, अगर वो कोई भी आवाज़ निकाल रहा है, भले ही वो चीखें मार रहा है, भले ही वो बोल रहा है, भले ही वो अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा है, पर वो निकाल रहा है, कोई भी आवाज़ निकाल रहा है, चाहे उसका मतलब है ही नहीं आवाज़ का,
हम कहेंगे इसमें स्पीच प्रोडक्शन है। और लैंग्वेज एक स्किल है जो उसने सीखनी है। लैंग्वेज सिखाने के लिए हम अपने जैसे स्कूल के बच्चे हैं उनको लैंग्वेज सिखाने के लिए पहले हम लोग यही चेक करते हैं कि उसमें स्पीच है या नहीं है। जिन बच्चों में स्पीच होती है उसका मतलब ये है कि वो बच्चा वर्बल है, मतलब वो लैंग्वेज सीख सकता है, फिर उसको ही आगे हम स्पीच थेरेपी देते हैं। जो बच्चे नॉन वर्बल होते हैं उनको हम स्पीच थेरेपी नहीं देते। तो स्पीच प्रोडक्शन जिसमें है उसको फिर हम लोग लैंग्वेज सिखाते हैं। लैंग्वेज के लिए फिर हम उसको वोकैबुलरी सिखाएंगे। पहले उसके दिमाग खाली है, खाली दिमाग से कैसे वो बोल सकता है। लैंग्वेज तो एक कोग्निटिव स्किल है, तो पहले हम लोगों ने उसको वोकैबुलरी सिखानी है ताकि वो सीखेगा, इनपुट होगी तो फिर ही मुंह से लफ्ज़ निकालेगा। तो ये चीज़ें लैंग्वेज और स्पीच के क्वेश्चन, जैसे स्पीच थेरेपिस्ट आजकल बहुत ट्रेंडिंग जा रहे हैं। स्पीच के इश्यूज हमारे स्पेशल बच्चों में होते हैं। हमारे स्कूल में स्पीच थेरेपिस्ट होता है, शादाब स्कूल में, आईडी वाले स्कूल में। तो स्पीच यानी कि ज़रूरी है। इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों के हर लिहाज से। अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज का फोकस आ रहा है बात करने के मतलब के ऊपर और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। स्पीच कहती है कि बस बच्चा कोई आवाज़ निकाले मुंह से, उसका मतलब नहीं है हो, चाहे बस आवाज़ हो। लैंग्वेज कहती है कि नहीं, जो भी वो मुंह से बात करे उस बात का मतलब हो, लफ्ज़ बोले उसका मतलब हो, मामा, पापा, खाना, पानी, ला दो, दे दो, बोले, जिसका मीनिंगफुल चीज़ हो तो वो लैंग्वेज होगी। इसकी क्या ये फिजिकल एक्ट है वोकलाइजिंग का? इसमें पूरा का पूरा सिस्टम्स है, इसमें सैम्बल्स है, रूल्स हैं कि हमने कैसे बोलना है। मैं लड़का हूँ तो मैंने लड़कों की तरह बोलना है, मैं लड़की हूँ तो मैंने लड़कियों की तरह बोलना है। तो लैंग्वेज में रूल्स आते हैं, उसमें सैम्बल्स आती हैं, उसमें डिफरेंट वोकैबुलरी आती है, ग्रामर आती है। लैंग्वेज एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। स्पीच क्या बस आप मुंह से आवाज़ निकालें, जो मर्जी निकालें। तो इसमें आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी, वॉइस आती है, वो चीज़ें जो मैंने आप लोगों को भी बताई कि आर्टिकुलेशन में आपकी तलफ़ुज़ के वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन कैसी हो रही है, क्या आवाज़ें साफ़ और ठीक तरह से निकाल रहा है बच्चा। फ्लुएंसी में हमने देखना है कि बच्चा क्या फ्लुएंट है, स्मूथ है, उसकी ईज़ ऑफ स्पीच कितना है, बोलने का फ्लो कितना है। अगर कोई बच्चा आराम से या तेज़ी से लेकिन एप्रोप्रिएट रेट में बात कर रहा है और उसका बिना अटके कोई स्टटरिंग क्लटरिंग नहीं आ रहा, तो उसको हम कहेंगे कि उसकी स्पीच अच्छी है, वो फ्लुएंट बच्चा है क्योंकि वो सही बोल रहा है। और वॉइस हम कहते हैं आवाज़ को, आपकी आवाज़ की क्वालिटी को। तो साउंड सोर्स ऑफ स्पीच है ना ये आवाज़, आपकी सॉफ्ट आपकी पिच है, आपकी बहुत भारी आवाज़ है, बहुत पतली आवाज़ है जैसे लड़कियों की होती है, श्रिल ग्रेव लड़कों की हैवी सी आवाज़ होती है, ये आपकी वॉइस होती है। ये वाली चीज़ें आती हैं स्पीच के अंदर। लैंग्वेज में क्या आता है? वोकैबुलरी आपकी कितनी है। वोकैबुलरी मतलब आपके पास कितना कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, आपके ब्रेन में कितना इनपुट है, कितनी चीज़ें आपकी नॉलेज में हैं। ग्रामर कैसी है आपकी? ग्रामर मतलब रूल्स, रेगुलेशंस, प्लूरल, सिंगुलर, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, लड़के ने लड़कों की तरह बोलना है, लड़की ने लड़कियों की तरह बोलना है। ग्रामर में लंबी चीज़ें आती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। कि अब बच्चे ने कहना है कि हाँ कि मुझे भूख लगी है, तो वो ये तो नहीं कहेगा ना कि मैंने परसों खाना खाया था, नहीं, वो ये कहेगा कि मैंने खाना खाना है। तो टेंस हर चीज़ आती है। ग्रामर एक बहुत लंबा टर्म है जो कि लैंग्वेज का कंपोनेंट है। इसमें सिमेंटिक्स आते हैं। सिमेंटिक्स में हम लोग यानी कि बुनियादी मतलब जुमलों का होता है। अभी हम ये पढ़ेंगे सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स। अभी हमने लैंग्वेज और स्पीच के कंपोनेंट्स पढ़े हैं, तो सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमने इसको अभी पढ़ना है। ये दोनों कंपोनेंट्स हैं तो आपके क्लियर हो जाएंगे। स्पीच जो है ये ओरल एक्सप्रेशन है, सिर्फ हम मुंह से आवाज़ निकालते हैं। लेकिन लैंग्वेज का मैंने आप लोगों को बताया कि लैंग्वेज रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, साइन लैंग्वेज भी हो सकती है, स्पोकन भी हो सकती है। स्पीच का फंक्शन है कि हम कैसे कह रहे हैं और इसका मतलब है कि हम क्या कह रहे हैं। अब इसके डिसऑर्डर्स आते हैं, स्टटरिंग, अपरेक्सिया, डिसार्थरिया, और लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स आते हैं, फेजिया, लैंग्वेज डिले। ये हमने अभी डिस्कस करने हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप लोग पूछे, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं, अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे है इसकी स्कोप। ये सिंपल वैसे हेडिंग्स दी है डिफरेंट सेक्शन को अंडरस्टैंड कराने के लिए। तो स्कोप में बेसिकली ये है कि ये फिजिकल एक्ट है। मैंने ऊपर बताया था ना कि उसमें हमारे
फिजिकल कंपोनेंट्स आ रहे हैं। फिजिकल क्या होता है? वो वाली चीज़ें जो हमारे जिस्म के वो पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, हम कहते हैं कि वो फिजिकल पार्ट्स हैं। अब आपकी ज़ुबान, आपका दांत, आपके लिप्स, हम जब बोलते हैं ABC, तो हम लोग अपने मुंह के मूवमेंट से ही आवाज़ें निकालते हैं ना। हमारा गला इन्वॉल्व होता है, हमारा मुंह का खला, तालू, ज़ुबान, दांत, होंठ, ये तमाम आर्टिकुलेटर्स होते हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग कोई भी जो स्पीच है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें सिर्फ हमारा फिजिकल एक्ट है, बस अपने अपने मुंह के कंपोनेंट्स को यूज़ करना है और वोकलाइज करना है, कोई भी आवाज़ निकालनी है। लेकिन लैंग्वेज ये कहता है कि हमने सिर्फ आवाज़ नहीं निकालनी, हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। हमने जो बोलना है ऐसी चीज़ बोलनी है जिसके अंदर रूल्स हो, जिसमें सैम्बल्स हो, जिसमें ग्रामर हो, जिसमें वोकैबुलरी हो, उसका यानी कि मतलब हो जो भी बोलना है। सिंपल है बच्चे, हैं क्लियर? बेसिकली आप लोगों ने इसके ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है कि स्पीच और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, तो आप लोगों को वो डिफरेंस बताना आता हो, आप लोगों को बताना आना चाहिए कि स्पीच जो है ये सिंपल फिजिकल एक्ट है, कि स्पीच के अंदर हम लोग सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ वॉइस आती है। कोई भी मीनिंगलेस वर्ड हो सकता है, बस अब स्पीच प्रोडक्शन हो, आपकी एबिलिटी टू टॉक। और लेकिन लैंग्वेज जो है ये कोग्निटिव स्किल है और इसमें प्रॉपर आपका ग्रामर और वोकैबुलरी शामिल आता है। और ये ऐसा प्रोसीजर है, एक कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है कम्युनिकेशन का, जिसमें हम लोग अपने थॉट्स, फीलिंग्स या अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं उनको जाहिर करने के लिए जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और स्पीच प्रोडक्शन बच्चे में पहले आती है, लैंग्वेज बाद में आता है। पहले जब बच्चा बचपन से तो नहीं ना बोलना शुरू कर देता, मैं मम्मा पापा मुझे फीडर लेना है या ये करना है। पहले वो स्पीच सीखता है, आ ई ऊ आवाज़ें निकालना, और बाद में जाके लैंग्वेज की स्किल उसमें डेवलप होती है आहिस्ता आहिस्ता। तो स्पीच पहले आती है, लैंग्वेज बाद में। ये आप लोगों की स्किल है, आप लोग चाहे तो इंग्लिश में इसकी अच्छी सी कोई डेफिनेशन तैयार करें, लेकिन आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंटरव्यू में समझाना आना चाहिए। अब आते हैं स्पीच डिसऑर्डर्स की तरफ और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की तरफ। तो 3 तरह के स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं, वॉइस डिसऑर्डर्स, फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स और आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स। वॉइस क्या होती है, फ्लुएंसी क्या होती है, आर्टिकुलेशन क्या होती है, अभी हमने इनके बारे में पढ़ा, भी मजीद भी पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है वॉइस डिसऑर्डर्स, वो वाले डिसऑर्डर्स जो आपकी वॉइस से रिलेटेड हैं। वॉइस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी जो आवाज़ है वो कैसी है। किसी की आवाज़ भारी होती है, किसी की तेज़, लाउडनेस ज़्यादा, किसी की पिच ज़्यादा होती है। तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसमें हमारे वॉइस बॉक्स लगे हुए होते हैं। उन वॉइस बॉक्स से हम बोलते हैं तो हम आवाज़ निकालते हैं। तो वॉइस डिसऑर्डर्स हमारे उन आवाज़ की क्वालिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। आपकी पिच में, आपकी ट्यून में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपकी लाउडनेस में कोई इशू आ जाए, वॉइस की क्वालिटी में इशू आ जाए, उसकी रेजोनेंस में इशू आ जाए, तो वो होते हैं वॉइस डिसऑर्डर्स। जैसे फॉर एग्जांपल गला ख़राब होता है हमारा, होता है ना, कुछ आइसक्रीम खा ली, अब तो ठंड है, तो वो आपकी पिच ख़राब हो जाएगी, वॉइस की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, आपकी लाउडनेस ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। रेजोनेंस होती है कि आपकी वो ग्राफ सा जो बनता होता है, जैसे ये एक ग्राफ है और मैं कहती हूँ यहाँ पे ये नॉर्मल वॉइस का इतना ग्राफ है, किसका गला ख़राब है अब उसका ग्राफ इतना बन रहा है। तो ये रेजोनेंस, इसकी जो स्पीड है वो उन चीज़ों में मसला आ गया, तो उसको हम कहेंगे वॉइस डिसऑर्डर्स है। अब वॉइस डिसऑर्डर्स की डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि या तो आपका वोकल कॉर्ड डैमेज हो गया है, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे इसकी जहाँ पे एग्जांपल है वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड। ये आपका गला है, अगर मैं गला ड्रॉ करूँ, ये गला है, ये आपके कंधे हैं, ये शोल्डर्स है, लेट्स सपोज। तो हम लोग जहाँ से आवाज़ निकालते हैं इस पूरे के पूरे पार्ट को कहते हैं लैरिंक्स कहा जाता है, लैरिंक्स। मेरे जहन में अभी आया और मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड कर देती हूँ, चले कोई बात नहीं। अब लैरिंक्स के अंदर हमारे यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स पड़े होते हैं, 2 वोकल कॉर्ड होते हैं और वो वाइब्रेट करते हैं और हमारे यहाँ से वॉइस प्रोडक्शन होती है। आप लोग जब बोल रहे हैं तो अपने गले के सेंटर में हाथ रखें, तो यहाँ पे एक जगह है जहाँ से वाइब्रेशन होती हुई हमें फील होती है, तो वो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। लैरिंक्स जो है उनको कहते हैं, या फिर
उनको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, जहाँ से हमारी स्पीच प्रोडक्शन होती है। अब आपके वोकल कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई स्वेलिंग आ गई, या उनमें पैरालिसिस हो गया, वो वीक हो गए वो, क्योंकि वो बेसिकली 2 मसल्स हैं और वो मसल्स के वाइब्रेट होने से हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। मसल्स जो हैं वो उनकी वाइब्रेशन में मसला आ गया, मसल्स वीक हो गए, पैरालिसिस हो गया, तो वो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है। इस तरह लैरिंजाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स हो गई, जैसे हमारा गला खराब हो जाता है, आपके गले में कोई वो बलगम अटक गई है तो भी वो डिसऑर्डर होगा, वॉइस डिसऑर्डर वगैरह हो जाए तो उससे भी आवाज चेंज हो जाती है। हाँ जी, टॉन्सिल से भी आवाज चेंज हो जाती है। टॉन्सिल से आवाज़ मुझे पता नहीं है, शायद होती है। मैंने देखा है कई लोग जिनको गले के मसले होते हैं उनकी आवाज़ का मसला होता है। ये हमारे यहाँ पे आंटी है, उनके टॉन्सिल्स हैं और वो बोलती ही ऊंचा है, ऐसा लगता है जैसे उनका गला खराब है। मेरा भी है ना, मैं इसीलिए पूछ रही थी। मुझे टॉन्सिल्स का सिंपल इलाज है, आप गरारे किया करो नमक वाले पानी के, 15 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो वॉइस डिसऑर्डर्स की लंबी लिस्ट है हमारे घरों में। आइसक्रीम खा लिया वॉइस डिसऑर्डर हो गया, आपने ठंडा दूध पी लिया वॉइस डिसऑर्डर हो गया। कि जो आपकी आवाज़ के मसाइल हैं, मेडिकल कंडीशंस हो सकती है ना, आपकी आवाज़ की क्वालिटी ख़राब हो गई, आपकी लाउडनेस ख़राब हो गई, जैसे वो जो गला साफ करते रहते हैं कुछ लोग अक्सर, तो वो भी वॉइस डिसऑर्डर ही है कि अब गला बार बार जो खरखरापन सा वो करते रहते हैं, तो ये आपके लैरिंग्स, आपकी वॉइस वाइब्रेशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी वजह से होती हैं। और मैंने जैसे बताया कि न्यूरोलॉजिकल हो सकते हैं, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल मतलब आपके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, कि आपके जो लैरिंग्स के मसल्स हैं उनको नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा है ना, हमारी पूरी स्पीच को नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। मैं बोल रही हूँ, मेरे मसल्स मूव कर रहे हैं, मुंह के मेरे होंठ हिल रहे हैं, इनमें पैगाम मेरे दिमाग से आ रहा है। अगर आपके नर्वस सिस्टम में कोई मसला है, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि उनको फालिज जिस वजह से होता है क्योंकि उनके पट्टे कमज़ोर होते हैं, या उनका ब्रेन डैमेज हुआ, किसी के सर पे चोट लगेगी तो वो उसका आवाज़ में मसला आ जाता है, बोलना छोड़ देते हैं, आवाज़ चली जाएगी। मतलब आसाबी निज़ाम जिसको हम कहते हैं ना, पट्टे खिंचे हों तो उसकी भी जो बोलने वाली सलाहियत होती है वो इफेक्ट हो जाती है, तो उसमें वोकल कॉर्ड्स पैरालिसिस आते हैं उसमें ज़्यादातर, या डिस्फोनिया जो आपके लैरिंग्स के अंदर गैर इख्तियारी सी आवाज़ें पैदा होने शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हम इसको न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी कह सकते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम ने हमारे जो बोलने वाले मसल्स हैं उनको कंट्रोल करना है, या हमारे जो लैरिंग्स के मसल्स हैं उनको कंट्रोल करना है। अगर आपको न्यूरल कोई भी इशू होगा, ब्रेन डैमेज हो गई है, तो आपकी वॉइस प्रोडक्शन में मसला आ जाता है। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल मसला है, यानी कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चरल मसला, कोई फिजिकल प्रॉब्लम या डैमेज हो गई है, वोकल कॉर्ड्स या लैरिंग्स के टिश्यू में डैमेज हो गई है, कोई फिजिकल डिफेक्ट जो आपका आ गया स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे हमने ये वाला पढ़ा लैरिंजाइटिस, कि आपकी स्वेलिंग हो गई वोकल कॉर्ड के अंदर। उसके अलावा आपकी वोकल कॉर्ड नोड्यूल भी होते हैं, वोकल कॉर्ड में वो जो बन जाना, छोटी छोटी गिल्टियाँ टाइप, वो भी होती हैं, वो भी वोकल अब्यूज़ की वजह से होता है। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ पे वॉइस थेरेपिस्ट होते हैं और वो हमें टिप्स देते हैं कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आपको कभी वॉइस डिसऑर्डर ना हो तो टिप्स फॉलो करो। तो मैंने भी काफ़ी उनकी वीडियोस देखी हुई हैं, देखनी भी आनी चाहिए बच्चों को, ताकि हमारी वॉइस जो है वो अच्छी रहे, क्योंकि यूर हाफ ऑफ द पर्सनैलिटी इज़ द वे यू स्पीक। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग इतना अच्छा बोलते हैं कि हमारा दिल करता है हम बस सुनते रहें उनकी बातें, आवाज़ बड़ी प्यारी होती है उन लोगों की, तो इसलिए क्योंकि वो अपने वॉइस डिसऑर्डर्स खुद को लगने नहीं देते। और उसके अलावा कुछ लोगों की आवाज़ अच्छी भी होती है पर वो अपना वॉइस का ख्याल नहीं रखते, तो उनके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो जाते हैं। वोकल कॉर्ड्स डैमेज तब होते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है ये, अक्सर आपके घर में भी आपने देखा होगा, कोई बंदा ऐसा होगा जो बोलता होगा तो कान आप लोगों के बजते होंगे, उसे हम कहते हैं कि चुप ही कर जाए भाई, तो वो बेसिकली उनके वोकल कॉर्ड में कोई डैमेज आया हुआ होता है, और वो तभी आया होता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस जगह पे शोर हो, ट्रैफिक हो, गाड़ी में बैठे हुए आप रिक्शे में और आप कॉल पे ऊंची ऊंची फ़ोन कर रहे हैं, ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, ऊंचा बोलें आप लोग 2-3 दिन, वो शादी में जब बच्चा गाने गाएगा 2-3 दिन उसका गला ख़राब हो जाता है, तो ये वॉइस डिसऑर्डर्स है, वोकल कॉर्ड डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए ये साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं और ये फिजियोलॉजिकल भी हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं ना, नर्वस हो रहा होता है, आवाज़ कांपने लग जाती है,
और ब्रीदी वॉइस, आवाज़ का जल्दी थक जाती है कुछ लोगों की आवाज़, कुछ लोगों के गले में दर्द रहता है, लाउड, अब नॉर्मल चेंजेस आती रहती हैं। कुछ लोग पहले तेज़ बोलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा होने लग जाते हैं, फिर आहिस्ता उनकी आवाज़ नीचे आ जाती है। ये तमाम मसले बहुत सारे आते हैं। ओके, दीज आर द वॉइस डिसऑर्डर विच इज द स्पीच डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज द फ्लुएंसी डिसऑर्डर। फ्लुएंट होने का मतलब क्या है? मैंने आप लोगों को भी थोड़ा पहले बताया था। फ्लुएंट का मतलब है रवानी, स्पीच की रवानी कैसी है आपकी, फ्लो कैसा है आपकी स्पीच का। तो आप अगर एफर्ट लगा के बोल रहे हैं, आपकी फ्लो मतलब खराब है। एक स्मूथ फ्लो, एक फ्लुएंट फ्लो आपकी स्पीच की वो वाली होती है जिसमें आप लोग स्मूथली बोल रहे हो, कंटिन्यूस बोल रहे हो, कहीं पे थक नहीं रहे, कहीं पे ऊंच नीच नहीं आ रही, और एफर्टलेसली आपकी स्पीच जो है वो फ्लो कर रही है। तो उसको हम कहते हैं कि बंदा बड़ा फ्लुएंट बोलता है, इसकी इंग्लिश बड़ी फ्लुएंट है, ये बड़ा अच्छा बोल रहा है। कुछ लोग होते हैं, अब वो लड़खड़ाते हैं, एक लफ्ज़ बार बार बोलते हैं, उनकी वॉइस में मसला आता है। कई लोग आपने देखा होगा ना, घर पे भी मतलब बोलते रहेंगे, हर बात में एक लफ्ज़ बार बार रिपीट करते रहेंगे, तो उनमें फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं। और उसमें दो इम्पोर्टेंट होते हैं, एक स्टटरिंग होता है और एक क्लटरिंग होता है। स्टटरिंग और क्लटरिंग, स्टटरिंग को हम लोग स्टैमरिंग भी कहते हैं। तो स्टटरिंग का मतलब ये होता है कि आपकी रवानगी रुक जाना, और जो क्लटरिंग होता है इसको हम कहते हैं कि आपकी स्पीच की रवानगी ज़्यादा हो जाना। क्लटरिंग में आपकी फ्लुएंसी नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है और क्लटरिंग में कम हो जाती है। इसमें क्या आता है, रिपीटिशंस आती हैं, प्रोलोंगेशन आती हैं, ब्लॉक्स इन स्पीच आता है। अब वर्ड्स की रिपीटिशन बार बार करेगा जो भी पर्सन है, होंठ कांपेंगे, अपनी आंखें वो झपकता है, स्पीच के अंदर ब्लॉक्स आएंगे, यानी कि बोलता बोलता वो उसको ब्रेक्स लग जाएंगी, उसके मसल में टेंशन आ जाएंगी, और इसमें आई ब्लिंकिंग वगैरह भी आती है, ये वाली चीज़ें। अब जैसे ये आपने देखा होगा, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, ये वाली चीज़ें। अभी मैं वाइवा लूँगी तो जिन बच्चों को वाइवा नहीं आएगा या भूलेगा तो वो भी स्टटर करेंगे और क्लटर करेंगे। तो फिर क्लटरिंग में आपकी रवानगी ज़्यादा हो जाती है, आपकी इरेगुलर स्पीच होगी, ग्रामर आपकी ख़राब हो जाती होती है, रैपिड और बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीच हो जाती है, बहुत तेज़ वो बोलेगा बंदा, जैसे मशीन गन की तरह, इसको हम ये भी कहते हैं। तो ये क्लटरिंग है। अब ये अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँ, जैसे हम लोग आइसबर्ग की एग्जांपल लेते होते हैं, बर्फ़ का तोदा इसको कहा जाता है। अगर आप समंदर में जाते हैं तो उसमें बर्फ़ के तोदे पड़े होते हैं, कभी ग्लेशियर्स वगैरह ये वीडियोस में देखे होंगे आप लोगों ने। तो वहाँ से एग्जांपल आती है, उसका मतलब ये होता है कि ऊपर से देखने में मसला हमें छोटा सा लग रहा होता है, अगर हम नीचे जाते हैं तो वो बहुत गहरा होता है। तो हमारा ये जो ऊपर का मसला है, अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे जो मसला मुझे नज़र आ रहा है वो मेरी स्टटरिंग और क्लटरिंग है, जो कि बहुत छोटा मसला नज़र आ रहा है। अब उसके पीछे की रीजंस क्या है, उसके नीचे कौन से इश्यूज हैं जिसकी वजह से स्टटरिंग और क्लटरिंग हो रही है। उसके नीचे हमारे इश्यूज आते हैं, आपका ओवर थिंकिंग, आपकी जो टेंशन, डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस, प्रेशर, वो तमाम फैक्टर्स इनके होते हैं। अगर आप किसी टेंशन में होंगे तो आपकी स्पीच फ्लुएंट नहीं रहती, आप स्टटर करने लग जाते हैं, आप क्लटर करने लग जाते हैं। जब स्कूल में आपने देखा होगा कोई टीचर बच्चे को कहती है अचानक से खड़ा करके कि उठो ये सबक सुनाओ, तो वो सबक कभी फ्लुएंट नहीं सुना पाता। वही बच्चा अपने दोस्त को वो चीज़ जब पढ़ा रहा है तो वो सही स्पीड में फ्लुएंट चल रहा है, उस टाइम ओवर थिंकिंग है, वो एंजाइटी में आ गया, उसमें डिप्रेशन आ गई, उसमें मसला आ गया। तो स्टटरिंग क्लटरिंग के पीछे इस तरह के इश्यूज ही आते हैं। इम्पॉर्टेंट है, MCQs आते हैं ये वाले वॉइस और स्पीच डिसऑर्डर्स। तो आप लोगों ने इनके डिफरेंस और इनकी ये जो करेक्टरिस्टिक्स है इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स और भी होती हैं, जैसे स्टटरिंग में को हम लोग डिसफ्लुएंसी भी कहते हैं। इसमें डिसफ्लुएंसी, इसमें रिपीटेशन इसका है कि रिपीट करेगा साउंड्स को, सैलिबल को, लफ्ज़ों को, कोई लफ्ज़ को बार बार बोलेगा। और प्रोलोंगेशंस आता है इसके अंदर कि एक साउंड को लंबे अरसे के लिए होल्ड करना, जैसे अगर किसी ने स्नेक कहना है तो स्नेक, यानी कि कोई वर्ड लंबा थोड़ा कर देगा। और स्पीच में ब्लॉक्स आते हैं कि मुकम्मल तौर पे वो कहीं कहीं पे स्टॉप हो जाएगा, कंप्लीट इनएबिलिटी हो जाएगी, बोलते हुए फ़ौरन से उसको फुल स्टॉप लग जाएगा। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा क्लटरिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक तो रैपिड होती है ये, या इसको हम लोग इरेगुलर स्पीच रेट भी कहते हैं, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। दूसरा, इसमें इरेगुलर स्पीच आती है और इसमें वो वाले डिसफ्लुएंसीज आती हैं इसमें, जैसे लफ्ज़ लोग बोलते हैं ना, बोलते हुए ऐसे ऐसे करते हैं बार बार, वो क्लटरिंग होती है। ये मतलब बार बार एक फिक्रे में बार बार एक वर्ड जो इरेगुलर स्पीच वो दे रहे होते हैं, इनको हम लोग इंटरजेक्शंस का एक्सेसिव यूज़ भी कहते होते हैं, ये वाला वर्ड होता है। उनके अनफिनिश्ड वर्ड्स होंगे, लफ्ज़ जो होंगे वो अनफिनिश्ड होंगे। अब इसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे आर्टिकुलेशन के डिसऑर्डर, वो वाली चीज़ें इसमें आती होती हैं, जैसे लफ्ज़ आ जाते हैं, खा जाते हैं। जो स्टटरिंग वाले लोग होते हैं इनको पता होता है, ये अवेयर होते हैं अपने तमाम मसलों से कि हम ये वाली गलतियां कर रहे हैं, लेकिन जो क्लटरिंग वाले होते हैं उनको अपनी गलतियों का पता नहीं होता। इसमें पर्सन अवेयर रहता है और इसके अंदर अनअवेयर रहता है पर्सन, और आर्टिकुलेशन और फ्लुएंसी पुअर होती है। और यूजुअली हमारे बच्चों में ये डिसऑर्डर्स होते हैं। अब इनके ट्रीटमेंट्स भी सिंपल मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी साथ साथ। तो SLP स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट उनको देते हैं। अब वो डायरेक्टली उनको क्योर नहीं करते, उनकी फ्लुएंसी को वो शेप करते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए से आहिस्ता ईजियर वेज में साउंड्स और वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं। और स्टटरिंग की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि उनकी जो टेंशन है, उनकी कोई फिज़िकल टेंशन है, उनकी कोई भी जो स्ट्रेस है ना उसको दूर किया जाता है, साइकोथेरेपी की जाती है। उनकी वो वाली थॉट जो उनको परेशान कर रही है, दिमाग में कौन सा बोझ है जिसकी वजह से उनके अंदर स्टटरिंग क्लटरिंग आ रही है, वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करवाएंगे, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को। फिर CBT इसमें आती है, ABA आ जाती है। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, हम लोग बच्चे की थेरेपीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है। CBT यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट अगर कंसिडर करें तो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में बच्चे की जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं, जो उसके पुअर पैटर्न्स होते हैं सोचने के, उसकी जो फीलिंग्स है, एंजाइटी है, उसकी जो दिमाग में जो भी मसले बातें हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको रिमूव करके उनको पॉजिटिव थॉट्स में चेंज किया जाता है। ये वाली चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है स्पीच डिसऑर्डर, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन की गलती, तलफ़्फ़ुज़ की गलती। अब तलफ़्फ़ुज़ क्या चीज़ होता है, हम लोग लफ्ज़ को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लफ्ज़ को बोल अदायगी करने की जो मसला होता है। जैसे कुछ लोगों की आर्टिकुलेशन बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी प्रोनाउंसिएशन करते हैं वर्ड्स की, कुछ सारे के सारे वर्ड्स ही गलत प्रोनाउंस कर देते हैं। तो ये तमाम आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं। They involve difficulties in producing individual speech sound. प्रोनाउंसिएशन में मसला, A की आवाज़, B, C, D। अब इसको हम लोग सोडा वाले जो एक वर्ड है उससे इनको याद रखते होते हैं। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वाले इसलिए इनको याद करना भी चाहिए। सब्सटीट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन एंड एडिशन। सोडा, सब्सटीट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन और एडिशन। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस करना, एक चीज़ को उठा के वहाँ पे दूसरी चीज़ लगा देना, कि एक लफ्ज़ को उठा के वहाँ पे दूसरा लगा दे। जैसे रैबिट था तो R की जगह पे W बोलेगा, वो सब्सटीट्यूट कर दिया उसने R को W से। अब ये जो आपके अक्सर लोग जो तोतला बोलते होते हैं, अब उनमें आर्टिकुलेशन की डिसऑर्डर्स हैं। उनकी जो फिज़िकल मूवमेंट्स होती है ना, उनके लिप्स की, उनकी टंग, टीथ, पैलेट, जा जो है, ये हमारे मुंह के तमाम कंपोनेंट्स आर्टिकुलेटर्स होते हैं, ये मिल के आवाज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। अब उनको यूज़ करने में उनका जो फिज़िकल मूवमेंट है उसमें उनको मसला कोई ना कोई आ जाता है, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं अच्छी हो पाती और उसी वजह से उनकी स्पीच में एरर्स आ जाते हैं। सब्सटीट्यूशन में कि रिप्लेस कर दिया उसने वर्ड को। ओमिशन को कहते हैं हम लोग, इसको डिलीशन भी कहते हैं, यानी कि कोई चीज़ डिलीट कर देना, छोड़ देना। बुक में से उसने बू कह दिया उसको। बचपन में आपने देखा होगा बच्चों में आर्टिकुलेशन के डिसऑर्डर्स होते हैं, दे आर इन देयर लर्निंग फेजेस बिकॉज। तो लफ्ज़ को, कैट को सिर्फ कै, डॉग को डो, यानी कि कोई लफ्ज़ आधा खा जाना, डिलीट कर देना, स्किप कर देना, ओमिट कर देना। ओमिट करने का मतलब ही यही होता है कि लफ्ज़ में कमी कर देना। डिस्टॉर्शन, उसको तोड़ मरोड़ के बताना, कि बिल्कुल ही उसको स्मैच कर देना।
जैसे यहाँ पे वर्ड था डिस्टॉर्टेड एस साउंड, कुछ लोगों का एस सही नहीं होता, कुछ लोग जी एस एच कोई भी वर्ड सही जो नहीं बोलते, जैसे शिप है, स्लिप है, शिप है तो उसको बस स्लिप बोल देगा। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे कुछ लोगों को यहाँ पे टी एच की आवाज़ होती है वो नहीं निकालनी आती, कुछ लोगों को सी एच की आवाज़ नहीं निकालनी आती, चे नहीं कहना आता, उसकी जगह पे वो ते कह देते हैं, तो वो हर बार ही ते बोलेंगे, ताची, ताया, चाचा की जगह पे ताता। ओके, सो दीज आर डिस्टॉर्शंस कि कोई उनका इनएक्यूरेट वर्ड होगा और वो यूज़ करेंगे, बिल्कुल तोड़ मरोड़ देंगे सारी अपनी कम्युनिकेशन को। और लास्ट पे आता है एडिशन, के कोई एक्स्ट्रा साउंड जो है वो ऐड कर देंगे, जैसे प्लेस की जगह पे प्लेस, ब्लू की जगह पे ब्लू, यानी कि कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर देना। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हैं, सबमिशन, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन और एडिशन। सब्स्टिट्यूट यानी कि रिप्लेस कर देना, कोई और लफ्ज़ की जगह पे कोई और लफ्ज़ बोल देना। ओमिट डिलीट कर देना, स्किप कर देना, कोई लफ्ज़ खा जाना अंदर से आधे। डिस्टॉर्ट बिल्कुल ही तोड़ मरोड़ के बोलना, और एडिशन कोई एक्स्ट्रा वर्ड डाल के एक्स्ट्रा चीज़ें अंदर डाल देना। अब ये जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं जिनमें क्लेफ्ट पैलेट होता है, होंठ कटे हुए होते हैं, किसी को दांतों के मसले होते हैं, किसी की वो जो ज़ुबान के नीचे कट जो है वो लगवाना पड़ता है बाद में, तो ये जो पैदाइशी तौर पे जो इश्यूज होते हैं ना, यूजुअली ये उनकी वजह से होता है। कुछ बच्चे बचपन से तोतले होते हैं क्योंकि उनकी ज़ुबान की सही उनको मूवमेंट नहीं आती, तो उन बच्चों में आर्टिकुलेशन के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं यूजुअली, कि इनके ऑर्गेनिक काजेस की वजह से। फंक्शनल स्पीच डिसऑर्डर्स भी इनको कहा जाता है। और इसके ट्रीटमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, सिंपल जैसे बच्चों को रिपीटेटिव ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं, उनको बार बार उनकी प्रैक्टिस की जाती है ताकि अपने लफ्ज़ों की वो प्रोनाउंसिएशन सही कर लें। जब बार बार रिपीटेशन कराएंगे लफ्ज़ों की, फ्रेजेस की, ए बी सी डी, उनकी आवाज़ों की बार बार, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्रैक्टिस से उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाती है। और स्पीच थेरेपिस्ट में हमारे आर्टिकुलेशन के डिसऑर्डर्स सबसे ज़्यादा ये वाले डिसऑर्डर्स होते हैं स्कूल के बच्चों के अंदर, स्पेशल स्कूल्स के बच्चों के अंदर। फिर और इसके अलावा उनकी फोनेटिक प्लेसमेंट कराई जाती है, उनको सिखाया जाता है कि आपने ए को बोलते हुए ज़ुबान कहाँ पे लगानी है, बी को बोलना है तो आपने लिप्स से बोलना है। उनके ऑरल मोटर जो प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं, मुंह के मसल्स की प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं, और उनकी टंग प्लेसमेंट और ये वाली तमाम चीज़ें जो हैं उनको प्रैक्टिस करा के ठीक की जाती हैं। और अक्सर बच्चों में ये हेयरिंग लॉस की वजह से भी होता है। हम अक्सर कहते हैं ना कि बचपन में बच्चे के साथ तोतला नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके साथ तोतला बोलते हैं तो वो भी वैसे ही उसकी आर्टिकुलेशन हो जाती है। तो वो इसलिए होती है कि वो सुन सही नहीं रहे होते, या तो आईडीडी के बच्चों के अंदर अक्सर हेयरिंग के इशू होते हैं, इस वजह से वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर उनमें आता है कि उसको लफ्ज़ सही सुनता ही नहीं है। जब उसने लफ्ज़ ही गलत सुना तो फिर उसने बोलना भी गलत ही शुरू कर दिया। नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की तरफ। हमारे पास 2 तरह के लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होते हैं, एक रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। रिसेप्टिव का मतलब होता है रिसीव करना। अब हमने लैंग्वेज रिसीव कैसे करनी है कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, दूसरों की कंप्रीहेंशन करनी है, रिटन लैंग्वेज की लिखा हुआ हमने पढ़ना है, वो हमारी रिसेप्टिव लैंग्वेज है। और एक्सप्रेस करना, खुद अपने थॉट्स आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना या लिखना या फिर बोलना। तो सबसे पहला लैंग्वेज डिसऑर्डर आता है हमारे पास अफेजिया। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पीपीएससी पर्सपेक्टिव। अफेजिया लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन डैमेज की वजह से होता है, और 3 तरह के अफेजिया होते हैं। एक ब्रोका अफेजिया होता है, दूसरा वर्निक अफेजिया होता है, और तीसरा ग्लोबल अफेजिया होता है। ब्रोका हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जहाँ से स्पीच प्रोडक्शन होती है। तो ब्रेन का वो वाला हिस्सा जहाँ से हम लोग बोलते हैं उसको ब्रोका एरिया कहा जाता है। अगर आपको ब्रेन में कोई चोट लगी है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, या अफेजिया की कोई और कंडीशन है, क्योंकि ब्रेन डैमेज की वजह से ही ये होती है, और आपके वो वाला ब्रेन का हिस्सा जहाँ से आपने बोलना था, जहाँ से स्पीच की प्रोडक्शन होनी थी, जो ब्रोका एरिया था उसके ऊपर चोट लग गई है, तो उस पर्सन को बोलने में मसला आएगा, अल्फाज की अदायगी में मसला आएगा, अपनी बात दूसरों को समझाने में मसला आएगा। दूसरा पॉइंट वर्निक अफेजिया। अब ये डिसेप्टिव लैंग्वेज का डिसऑर्डर है। अब ये वाला पर्सन बोल बिल्कुल सही लेता है, अपनी बात अगले को बिल्कुल सही समझा लेता है, लेकिन जब अगले की बात
खुद समझनी होती है, जब अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, कंप्रीहेंड करना होता है, तब इसको मसला आता है, क्योंकि इसके ब्रेन का पार्ट जिसका नाम वर्निक एरिया है वो डैमेज हुआ हुआ है। ब्रेन में एक एरिया है वर्निक एरिया जो दूसरों की बात को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत रखता है, तो जिसका वर्निक एरिया डैमेज होगा उसको दूसरों की बातों को समझने में मसला आएगा, ये वर्निक अफेजिया है। थर्ड आता है ग्लोबल अफेजिया। अब ये वाले पर्सन में ब्रोका और वर्निक दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आती हैं। इसको अपनी बात दूसरों को समझाने में भी मसला आएगा, बोलने में भी मसला। इसका ब्रोका एरिया भी डैमेज है और वर्निक एरिया भी डैमेज है और दूसरों की बात समझने में भी मसला आएगा। कंटिन्यू करते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को। नेक्स्ट हमारे पास आता है अपरेक्सिया ऑफ स्पीच, या इसको सिंपल अपरेक्सिया भी कहा जाता है, और दूसरा है डिसआर्थरिया। अब इनमें डिफरेंस भी आता है और इन दोनों के जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है, और दोनों अगेन आपके बीपीएससी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। स्पीच और लैंग्वेज का जो टॉपिक है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार आपके पास पेपर में रिपीट हो चुके हैं। अपरेक्सिया ऑफ स्पीच ये एक मोटर स्पीच डिसऑर्डर है, इट्स नॉट अ लैंग्वेज डिसऑर्डर, बट हम इसको लैंग्वेज डिसऑर्डर में ही कंसिडर कर लेते हैं। आपकी जो एबिलिटी है प्लान करने की, सीक्वेंस देने की एंड द मसल मूवमेंट नीडेड फॉर स्पीच, वो एबिलिटी जो है वो इफेक्ट करती है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो ब्रेन के अंदर इतनी सारी थॉट्स हैं, ओवरथिंकिंग है या ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका ब्रेन आपके मुंह तक जो पैगाम है वो सही से पहुंचा नहीं पाता, तो उसको हम कहते हैं अपरेक्सिया ऑफ स्पीच। आपका जो मुंह है वो बिल्कुल ठीक है, आपके पास बोलने की सलाहियत है, आपकी जुबान, आपकी टंग, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आपको मोटर, यहाँ पे मोटर प्लानिंग डिसऑर्डर आना है। यहाँ पे गलती है, मैं स्लाइड शेयर करूँगी तो मैं इसको ठीक कर दूँगी। इधर ये मोटर प्लानिंग डिसऑर्डर है, ये शायद स्लाइड बनाते हुए मिस्टेक हो गई है मेरे से, तो यहाँ पे मोटर प्लानिंग डिसऑर्डर है। अपरेक्सिया मोटर प्लानिंग डिसऑर्डर है कि आपकी जो ब्रेन ने जो प्लान करना है, अब दिमाग से मैसेज आना है ना आपके मुंह की तरफ, दिमाग ने मुंह को कहना है कि हिले, जुबान हिलाए, ये वाला लफ्ज़ बोले, ये वाली बात करे, तो आपका मुंह बिल्कुल ठीक है। जो पीछे से जो यहाँ से मैसेज आना है, जो आपके दिमाग की एबिलिटी है कि उसने आपको स्पीच के लिए कौन सी पीछे से कमांड देनी है, उसमें मसला आता है, आपकी प्लानिंग में मसला आएगा। उस वजह से वो पैगाम सही तरीके से आपके मुंह तक पहुंच नहीं पाएगा और इसी वजह से जो हम बोलेंगे तो सही नहीं बोलेंगे, उसमें अपरेक्सिया आ जाएगा आपकी स्पीच का। और दूसरा डिसआर्थरिया आता है, अब ये उसके उल्ट है, ये मोटर स्पीच डिसऑर्डर है। पिछला जो था वो प्लानिंग डिसऑर्डर था, मोटर प्लानिंग, ये मोटर स्पीच डिसऑर्डर है। इसमें आपका ब्रेन बिल्कुल ठीक है, आपका जो दिमाग है वो सही पैगाम भेज रहा है, लेकिन आपके जो मुंह के मसल्स हैं, आपकी ज़ुबान के मसल्स, आपकी ज़ुबान, आपकी टंग, आपकी जो लिप्स हैं, आपकी ये जो दांत हैं, आर्टिकुलेशन जितने भी आर्टिकुलेटर्स हैं, हमारे मुंह के जो ऑर्गन्स हैं वो वीक हैं। मसल्स वीकनेस की वजह से जो पीछे से पैगाम आ रहा है वो सही नहीं आ रहा। अब बंदे को पता भी है कि मैंने अगले को इस बात का क्या जवाब देना है, क्योंकि मेरे दिमाग में उस बात का जवाब है पूरा, पर मैं सही से बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे मुंह के मसल्स जो हैं वो वीक है। ये मसल वीकनेस की वजह से होता है। ठीक है, क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन आपने नहीं करनी। मैं दोबारा इनको रिपीट कर देती हूँ। हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक अपरेक्सिया ऑफ स्पीच और दूसरा डिसआर्थरिया, और मैंने बताया कि दोनों जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, अपरेक्सिया ऑफ स्पीच और दूसरा डिसआर्थरिया। अपरेक्सिया ऑफ स्पीच में क्या होना है, आपका मोटर प्लानिंग का मसला है, आपकी प्रोग्रामिंग, आपकी प्लानिंग ऑफ स्पीच मूवमेंट में मसला है। आपकी ब्रेन को पता है कि उसने क्या कहना है, लेकिन जब आपके ब्रेन ने मैसेज भेजना है आपके मुंह के पास तो वो मैसेज सही तरीके से पहुंचता नहीं है, क्योंकि जो प्लानिंग है, जो ब्रेन की जो सिग्नल्स हैं जो मसल के साथ अटैच हुए हैं वो सही से नहीं पहुंच पाते। ठीक है, आपके मुंह के जो मसल्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, मसल्स बिल्कुल ठीक है, आपकी जो फेस है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, माउथ है, बिल्कुल मसल्स ठीक है, वीक नहीं है, लेकिन आपकी स्पीच जो है वो इनकंसिस्टेंट है, स्पीच जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, आपको स्पीच के एरर आ रहे हैं,
आपको स्पीच वर्ड की लेंथ में मसला आ रहा है, स्पीच कम्प्लेक्स हो रही है, एरर्स आ रहे हैं, उसमें गलतियाँ आ रही हैं। और डिसआर्थरिया में मैंने बताया ये आपका कंट्रोल एग्जेक्टिव स्पीच मसल्स का मसला होता है। इसमें आपके मुंह के जो मसल्स हैं, आपके रेस्पिरेटरी मसल्स, आपके मुंह के मसल्स, वो मसल्स वीक है। ब्रेन से बिल्कुल सही मैसेज आ रहा है, लेकिन आपके मुंह के मसल जो हैं वो क्योंकि वीक हैं या स्लो है या उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वजह से आप सही तरह से बोल नहीं पाते। और इसमें मम्बल्ड स्पीच आती होती है, जो आर्टिकुलेशन के डिसऑर्डर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वॉइस का मसला आएगा, आपके रेस्पिरेशन का मसला आएगा, कंसिस्टेंट और स्पीच जो है वो एरर उसमें आ जाएंगे। अब काजेज, इनकी काजेज की अगर बात करें, जो अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच है इसकी काजेज आपका क्योंकि स्पीच मोटर प्लानिंग का इश्यू है, आपके ब्रेन में कोई इंजरी आ गई है, कोई आपको स्ट्रोक हो गया है, वो इसकी काजेज होती हैं। और जो डिसआर्थरिया है इसका जो इशू है ये सिंपल आपके जो ग्रामर में मसला आता है कि आपके इश्यूज आएंगे इसमें कि आपने सेरेब्रल पाल्सी है, आपको लेट्स सपोज सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है, यहाँ पे सीपीए आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है कि सेरेब्रल पाल्सी वाले को डिसआर्थरिया होता है। उसका ब्रेन जो है वो आपका ब्रेन जो है वो सही से सिग्नल भेज रहा है, लेकिन आपके मसल्स वीक है। अब सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट क्या होता है, उसके मसल्स मौजूद सारे होते हैं पर वो बोल नहीं पाता। तो डिसआर्थरिया में सेरेब्रल पाल्सी आती है, इसमें पार्किंसंस डिजीज आती है, कोई स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? इसको आप लोग जब पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे एक इशू जो है मैं इसको अभी सॉल्व कर दूंगी, मोटर प्लानिंग डिसऑर्डर है। यहाँ पे डिफरेंस भी मैंने लिखा है, अच्छी बात है, डिफरेंस को पढ़ लेते हैं। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यूज में कंफ्यूजन हो जाती है। अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच और डिसआर्थरिया ये स्पीच प्लानिंग में मसला है, या आपकी एग्जेक्टिव स्पीच मूवमेंट में मसला है, मसल कंट्रोल में मसला है। इसमें आपकी स्पीच इनकंसिस्टेंट होती है और वेरिएबल होती है, इसमें कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल होती है। यानी कि इसमें आपको पता है स्पीच में कि क्या होना है, लेकिन आप बोल नहीं पाते क्योंकि आपके मुंह के मसल्स वीक है। इसमें मसल्स की स्ट्रेंथ, मसल ठीक होते हैं, इसमें आपके मसल्स में मसला आता है। ठीक है, ये एमसीक्यू आता होता है कि मसल्स वीक होंगे, स्पीच सही नहीं होगी, स्पीच अनकंसिस्टेंट होगी, या ये मसले वगैरह। अगर बंदा इसमें बोल भी रहा है तो वो कंसिस्टेंट रहेगा, बोलता चला जाएगा, एलोगेटेड, उसमें स्टॉप नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके मसल्स पे कंट्रोल थोड़ा है, मसल्स वीक है। इसमें अवेयरनेस रहेगी, इसमें कभी कभी अवेयरनेस नहीं रहेगी। तो अब तक हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो स्पीच के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, और उसके बाद हम लोग ने दोनों का डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने स्पीच और लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा, जो कि सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी बार रिपीट हो चुकी हैं, आप लोगों ने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब आगे हमारे पास आता है स्पीच का मैकेनिज्म, कि हम लोग बोलते कैसे हैं, हमारे गले से आवाज़ें कैसे प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो स्पीच के मैकेनिज्म को हम 4 प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड करते होते हैं। नंबर 1 रेस्पिरेशन, दूसरा फोनेशन, रेजोनेंस, और लास्ट पे आता है आर्टिकुलेशन। रेस्पिरेशन में क्या है, हमारा सांस लेने का अमल। हम जो सांस लेते हैं इसको पावर सोर्स कहा जाता है। आपने सांस जितना, अगर आपको स्पीच के मसले हैं ना, आप सुबह उठ के डीप ब्रीदिंग करें, लंबे लंबे सांस लें, आपकी आहिस्ता आहिस्ता स्पीच क्लियर होना शुरू हो जाएगी। जब हम सांस लेते हैं, जो हम अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ये एक एनर्जी प्रोडक्शन मिलती है हमारे जो पूरा की पूरा बोलने वाला सिस्टम है उसको। ठीक है, जितना ताज़ा सांस आप लेते हैं उतनी अच्छी प्यारी क्लियर आपकी आवाज़ हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं अपनी आवाज़ क्लियर करें तो अपनी जो रेस्पिरेशन है उसको बेहतर बनाएं। तो हम लोग जब रेस्पिरेशन पावर है, ये हमारे बोलने को, स्पीच को एक पावर प्रोवाइड करती है। उसके बाद फोनेशन आती है, साउंड की जनरेशन होती है। फोनेशन के अंदर सबसे पहले हमने सांस लिया, हमारे अंदर एक तरह की पावर आई, एनर्जी आई, अब उस एनर्जी से फोनेशन होनी है, साउंड प्रोड्यूस होनी है। वो वाली हवा जब हमारे विंड पाइप, हमारे ट्रैकिया में जाती है, अभी डायग्राम में तो भी समझाऊंगी, पहले वैसे बता देती हूँ। तो उसके अंदर से जाके हमारे वॉइस बॉक्स में वो वाली हवा जाएगी जो ऑक्सीजन थी, और वॉइस बॉक्स जो है वो हमारा वाइब्रेट करेगा और वहाँ से फोनेशन होगी, साउंड जनरेट होगी।
थर्ड पॉइंट पे आती है रेजोनेंस। अब वॉइस ने एम्पलीफाई होना है, उसकी पिच कितनी होनी है। वो हमारे मोबाइल का स्पीकर होता है ना, उसकी ऐसे ऐसी शेप होती है, ये उसकी रेजोनेंस कितनी हमने करनी है। अब ये आपकी वॉइस है, आपकी वॉइस को हमने इंक्रीज कराना है या हमने वॉइस इतनी रखनी है या हमने वॉइस इतनी रखनी है, ये आपकी रेजोनेंस होती है कि वो ऊपर नीचे कितनी जा रही है, उसकी फिल्टर हमने उसको करना है, हमने उसको एम्पलीफाई करना है। मैम इसका मतलब ये हुआ ना कि आवाज कितनी क्लियर है आपकी, मतलब वो फट तो नहीं रही ज्यादा। हाँ कह सकते हैं पर रेजोनेंस बेसिकली आपका एम्पलीफिकेशन को हम कहते हैं कि हम लोगों ने अब बाहर आवाज़ निकालनी है तो हमने उसको फाड़ के निकालनी है। आपका पॉइंट भी यहाँ पे आ सकता है कि हमने उसको ब्रेक करके निकालना है। आप अगर नोटिस करें तो हमारे गले से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, लेकिन आगे हम लोग अपने मुंह के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस आवाज़ को बाहर निकालते हुए उसे ऊंचा रखते हैं या आहिस्ता रखते हैं। अक्सर लोग जो गले से बोलते हैं तो उनकी आवाज़ ऊंची होती है, और कुछ लोग उस जो साउंड प्रोड्यूस हुई है उसको रेजोनेट करते हैं। उसका जैसे लाके आप लोग, अब एक स्पीकर था वो चल रहा था, उसको मैंने आगे से उसके बटन से रेजोनेट किया, उसका वॉल्यूम हाई लो, उसकी ट्यून अच्छी ज़्यादा की। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। साउंड जनरेशन जो है ये हमारा जो है एक नेचुरल प्रोसेस है कि हम उसको पावर दे रहे हैं, हवा जा रही है और साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब आगे से साउंड को हमने मॉडिफाई कैसे करना है, हमने उसको अपने मुंह से बाहर निकालते हुए जो रास्ते में पूरा प्रोसीजर आ रहा है उसको हमने उसको खूबसूरत बनाना है, गंदा बनाना है, चीखना है, चिल्लाना है या प्यार से बोलना है, वो हमारे कंट्रोल में है। तो रेजोनेंस के अंदर हम लोगों ने साउंड को मॉडिफाई करना है, उसको चेंज करना है। चेंज हमने जहाँ पे करना है, जहाँ हमारा दिल चाहेगा हम कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कुछ लोग नाक से बोलते हैं, कुछ लोग गले से बोलते हैं, फाड़ के, गला फाड़ के। कुछ लोग नाक से बोलेंगे जैसे नाक में बोल रहे हैं, कुछ लोग मुंह से बोलते हैं, बहुत क्लियर बोलते हैं। तो ये तमाम जो प्रोसीजर है ये रेजोनेंस में आते हैं, साउंड की मॉडिफिकेशन में आते हैं कि अब आपने आवाज़ को रेजोनेट करना है, उसको आपने एम्पलीफाई करना है, चाहे तो उसकी थोड़ी एम्पलीफिकेशन करें चाहे तो ज़्यादा करें, उसको फिल्टर करना है जिसमें हमारी एक पीछे से तो साउंड आ रही थी ना, एक उस साउंड को आपने आगे अपने वोकल कॉर्ड के अंदर लाके एम्पलीफाई करना है। अब एम्पलीफिकेशन में क्या होता है कि वो जो साउंड की वेव्स प्रोड्यूस हुई है ना, लहरें जिसको हम कह सकते हैं वाइब्रेशन सी, वो हमारे लैरिंग्स में आती है, हमारे मुंह में आएगी, हमारे नाक में वो साउंड आती है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने मुंह को किस तरह से यूज़ करें। अक्सर जो मुंह टेढ़ा करके बोलते हैं उनकी वॉइस और तरह से आएगी, जैसे मर्जी आप बोले ना, डिपेंड करता है आप पे, तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। और लास्ट पे आता है आर्टिकुलेशन, शेपिंग। अब हमने आवाज़ ऊंची नीचे तो कर ली, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने मुंह से बोलना है, नाक से बोलना है या गले से बोलना है। आवाज़ की पिच सेट कर ली, हाई लो हमने कर दी। अब हमने उसको लास्ट पे आके शेप करना है। शेप हमने कैसे करना है, अपने मुंह का इस्तेमाल करते हुए। हमारी रिकॉग्नाइज जो स्पीच है उसमें हमने इसको डालना है। हमारे इसमें आर्टिकुलेटर्स यूज़ होते हैं। आर्टिकुलेटर्स हमारे क्या होते हैं, हमारी ज़ुबान, हमारे लिप्स, हमारे टीथ, हमारे ये जो तालू, जो सॉफ्ट पैलेट, आपका हार्ड पैलेट, अब ये मूव करते हैं, डिफरेंट तरह से वॉवल्स निकालते हैं। जो फाइनल साउंड निकालनी है, वो वाली आवाज़ है जो हमने अगले को सुनानी है, उनको आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो ये पूरा आपका स्पीच का मैकेनिज्म है। इसको यहाँ डायग्राम से देखते हैं। ये आपका यहाँ पे साइनस कैविटी, ये ओरल कैविटी यहाँ पे आती है। साइनस कैविटी क्या होती है, आपके नाक के पीछे के खला को कहते हैं साइनस। वो जब नाक बंद होता है तो हमारी ये वाली कैविटी बंद होती है। ये ओरल कैविटी जो आपके मुंह के अंदर जो खाली खला है, मुंह खोलते हैं ना, मुंह में कितना ज़्यादा खाली खला है हमारे जुबान के अंदर, वो सारा ओरल कैविटी है। फिर वोकल ट्रैक आपका आता है, यहाँ पे रास्ता जहाँ पे आपका वोकल ट्रैक है, इधर वाली जो जगह है आपकी, इसको हम लोग लैरिंक्स कहते हैं। इस वोकल ट्रैक को ट्रैकिया भी कहते हैं, जो आपका विंड पाइप है, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं तो हवा जाती है आगे हमारे लंग्स की तरफ। फिर उसके बाद हमारे लंग्स आते हैं, फेफड़े, और यहाँ आपका डायाफ्राम आ जाता है। यहाँ पे एक बैंड सा लगा हुआ होता है जिसने आपके फेफड़ों को प्रोटेक्ट किया होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट ऊपर नीचे होता है, तो वो बेसिकली आपका डायाफ्राम होता है। और अगर आपको हिचकी लगी हो, कभी किसी को हिकअप्स, तो बेसिकली हमारे डायफ्राम के कांटेक्ट करने की वजह से लगती है। जब किसी को हिचकी लगे तो मुझे बताना, मैं आधे मिनट में उसको सॉल्व करा दूँगी।
तो ये 3 सिस्टम आपके ये नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस आपने लिया, ये फोनेटरी सिस्टम, यहाँ से आपका रेस्पिरेशन हुई सिर्फ यहाँ तक, उसके ऊपर जाके फोनेशन हुई। फोनेशन के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि फोनेशन के अंदर आपकी साउंड की कन्वर्जन होती है, यानी कि ऑडिबल साउंड वेव में वॉइस को हमने किस तरह से चेंज करना है। उसके बाद रेजोनेटरी सिस्टम कि अब हमने उसको वॉइस को स्टाइल कौन सा देना है, कौन सी पिच देनी है, क्या क्या देना है, तो ये तमाम हमारे प्रोसीजर्स आते हैं आपकी स्पीच और लैंग्वेज के अंदर। रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम और आर्टिकुलेटरी सिस्टम, जैसे अभी हम लोगों ने 4 पढ़े हैं, तो 4 भी होते हैं, कहीं पे 3 होंगे, कहीं पे 5 होंगे, वो मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा था लेकिन मुझे डायग्राम मिली नहीं थी वैसे 4 वाली। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होना है, दोबारा से अगर मैं मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूँ, ये हमारा पावर हाउस है, इसने आपको पावर देनी है कि आप लोगों ने कितनी, जैसे हमें एनर्जी चाहिए होती है ना, लैपटॉप को चार्ज करने के लिए हमने स्विच लगाना है, सिलेंडर जलाने के लिए गैस चाहिए, तो अब बोलने के लिए भी तो हमें पावर चाहिए। जैसे हम लोग काम करते हैं रोज़मर्रा के, तो हम लोग एनर्जी के ऊपर चल रहे हैं, खाना खाते हैं, तो बोलने के लिए भी तो हम खाना खाते हैं, कौन सा, वो है हमारी रेस्पिरेशन। सांस लेने के अमल से हमें वो वाली एनर्जी मिलती है जिस एनर्जी से हमने आवाज़ को प्रोड्यूस करना है। तो मैकेनिज्म क्या है इसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि जो हमारा डायफ्राम है, हमारे जो चेस्ट के मसल्स हैं, वो रेगुलेट करते हैं एयर प्रेशर की वजह से, उससे हमारी लाउडनेस, हमारी स्पीच जो है वो कंट्रोल होती है। एक तरह का ये फ्यूल है जो हम लोग अपनी स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद फोनेटरी सिस्टम आता है, यानी कि आपका साउंड का सिस्टम। इसमें आपने क्या करना है, जो आपका यहाँ पे एयर फ्लो था, यहाँ पे एयर जो आई थी, जो हवा हमने यहाँ पे ऑक्सीजन रखी थी, अब एयर को हमने कन्वर्ट करना है अपनी साउंड वेव के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे वेव बनी हुई है कि अभी हवा को वेव बनानी है हमने, हम चाहे तो ऊंची वेव बना सकते हैं, थोड़ी वेव डिपेंड करता है कि कितनी हवा आपके अंदर गई। आप सांस ना ले 2 मिनट, आपकी आवाज़ भी अटकने वाली हो जाएगी, नोटिस किया है कभी? और जितना अच्छा सांस लेंगे उतनी ही आपके पास ज़्यादा एनर्जी आती है, उतनी अच्छी आपकी साउंड सोर्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे फोनेशन के प्रोसेस ने ये वाली जो एयर थी इसको साउंड के वेव के अंदर, या जिसको हम वॉइस कहते हैं, वॉइस के अंदर कन्वर्ट कर दिया आवाज़ में, हवा से आवाज़ बना दी फोनेटरी सिस्टम ने। अब इसने क्या किया, इसमें हमारा ट्रैकिया आता है, विंड पाइप जिसको हम कहते हैं, और लैरिंक्स आती है, यहाँ पे लैरिंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। अब लैरिंक्स के अंदर हमारे वोकल कॉर्ड लगे हुए होते हैं, वो वोकल कॉर्ड जो होते हैं, जैसे अगर लैरिंक्स को ऐसे, लैरिंक्स है ना आपका, और ये वाला इसका गोल दायरा अगर मैं यहाँ पे खोल के बनाऊँ, इस तरह समझे गोल दायरा है, तो इसके अंदर वोकल कॉर्ड 2 बने हुए होते हैं, ऐसे 2 मसल्स होते हैं, और ये वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो फोनेटरी सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, ये आपकी लैरिंक्स है, इसको मैंने इस तरह काट के दिखाया, जैसे खीरा होता है, उसको काट के ऐसे रखें, उसका स्लाइस, वो इसको कंसीडर करें। तो वोकल कॉर्ड जो होते हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, और एयर प्रेशर लंग्स से आता है, और उसकी वजह से ये वाइब्रेट करते हैं, इनमें बज़ तरह की जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है, और वो जो स्पीड होती है इनके वाइब्रेट करने की, ये थोड़ा वाइब्रेट करेंगे तो आपकी वॉइस की पिच थोड़ी होगी, ये ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो आपकी वॉइस की पिच ज़्यादा होगी। अब वॉइस प्रोड्यूस हो गई, हवा से वॉइस बन गई। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रेजोनेंस भी हमने पढ़ा था, रेजोनेंस वगैरह स्किप करके आर्टिकुलेशन पे यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि मुझे उसकी डायग्राम नहीं मिली थी। रेजोनेंस भी मैं बता देती हूँ, उसमें क्या होता है कि हमारी वो जो एक वॉइस प्रोड्यूस हुई, अब उस वॉइस को हमने चेंज कर दिया हमारे अपर वोकल ट्रैक के अंदर, हमारे मुंह के अंदर, नाक के अंदर, नेजल कैविटी वगैरह में वो जाएगी साउंड वेव्स, यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हुई, अब वेव्स आगे जाएंगी और आगे जाके वो रेजोनेट करेंगे। हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि हम लोगों ने कितनी फ्रीक्वेंसी में बोलना है, अपने तालु से उसकी आवाज़ को शेप करेंगे। उसके बाद आर्टिकुलेशन आती है, आर्टिकुलेशन ही हमारा फाइनल स्टेप है, जिसमें हम लोगों ने अपनी ये जो वॉइस है इसको मॉडिफाई कर देना है अपनी स्पीच के अंदर, अपनी साउंड के अंदर, फोनीम के अंदर। यहाँ पे फोनीम वर्ड आता है। अभी यहाँ पे एक और टॉपिक रह गया, वो भी पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे या मंडे वाले दिन, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे रेजोनेटेड जो हमारी वॉइस है वो आर्टिकुलेटर्स के पास आएगी। हमारी जो जुबान है, हमारे टीथ, हमारे लिप्स, जाज, हार्ड पैलेट, आपका सॉफ्ट पैलेट, या आपके आर्टिकुलेटर्स हैं। इनकी लिस्ट भी आप लोगों ने याद करनी है। और हमारा MCQ ज़्यादा होता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव आर्टिकुलेटर कौन सा है, तो आपका टंग है। आपके टंग, आपके लिप्स, आपने देखा होगा कि आपके दोनों लिप्स जो हैं उसमें वो कितने ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस आती है बोलने के अंदर, आपके जॉज और आपका पैलेट। अब पैलेट में हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट भी आता है। अब ये तमाम वो वाले पार्ट्स हैं जो हमारी आर्टिकुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे मूवमेंट ये करते हैं और हमारी आवाज़ को शेप देते हैं, शेपिंग का ये काम करते हैं। ठीक है, हमने वॉवल्स कैसे बोलने हैं, हमारी जो फाइनल वॉइस है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। अभी हमारा एक टॉपिक इसमें और रह गया है, वो इसमें स्लाइड नहीं थी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसमें स्पीच के कंपोनेंट्स और लैंग्वेज के कंपोनेंट्स आते हैं, वो भी अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है PPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।